हेलो एवरीवन, चलो सभी को नमस्कार। कैसे बेटा आप सब लोग। मैं डॉक्टर राजेश टोकरे अगेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा कल के लेक्चर में हमने अभी तक जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस कर लिया है और जेनेटिक कोड के क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे क्या क्या फीचर्स होते हैं, उन सभी को हमने वन बाय वन जो है कंप्लीट अच्छी तरीके से क्या कर लिया है और कंप्लीट कर लिया है। और आई होप वो आपको समझ में आया होगा और उसी के बेस पर आपने जो है PYQs भी सॉल्व किए होंगे। तो आज जो है बेटा हम पढ़ने वाले हैं tRNA के बारे में। और अभी तक जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो आरएनए बना था वो mRNA था। और mRNA में क्या होता था बेटा कि वहां पर mRNA के अंदर कोडोन्स होते थे और उस कोडोन्स का क्या क्वालिटी थी, वो पर्टिकुलर किसी अमाइनो एसिड को कोड करते थे। तो अमाइनो एसिड को कोड करने का मतलब क्या है कि हमको प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। तो प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है। और अमाइनो एसिड को जोड़ना है तो बीच में एक बोन का फॉर्मेशन होता है जिसे पेप्टाइड बोन कहते हैं। तो इस पेप्टाइड बोन की फॉर्मेशन की हेल्प से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। तो इस ट्रांसलेशन में अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला, इन ट्रांसलेशन की प्रोसेस में अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला कौन होता है? tRNA होता है। तो tRNA का काम होगा ट्रांसफर करना अमाइनो एसिड को, और mRNA का काम होगा mRNA का काम होगा पर्टिकुलर कोडोन्स प्रोवाइड करना, ताकि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या किया जाए बेटा? कोड किया जाए, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो एक्यूरेट तरीके से मतलब सिंथेसिस की जाए। तो यहां पर tRNA का मतलब क्या हुआ? यहां पर tRNA का मतलब क्या हुआ? T स्टैंड फॉर ट्रांसफर RNA। क्या मीनिंग हुआ इसका? ट्रांसफर RNA, ऐसा RNA जो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। क्वेश्चन ये है क्या ट्रांसफर करेगा? तो ये ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड को। सपोज कीजिए कि यहां पर अमाइनो एसिड है। ये क्या है? अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड हैं, ये सेल के साइटोप्लाज्म में हैं। अब सपोज यहां पर राइबोसोम है। आपको पता है कि राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री कहने का मतलब क्या क्या है बेटा इसका? तो ये क्या है? साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये किसकी साइट है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। कौन? राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा तो अमाइनो एसिड को क्या करना पड़ेगा? इस राइबोसोम तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये पहुंचाने का काम कौन करेगा? tRNA करेगा। क्या करेगा? ट्रांसफर करने का काम करेगा। कौन करेगा? tRNA करेगा। तो tRNA का मीनिंग आपको समझ में आया? ट्रांसफर करना। किसको करना? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना। इसका मतलब tRNA जो है वो किस में हेल्प करेगा बेटा? tRNA हेल्प करेगा ट्रांसफर करने में। इसका मतलब वो हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। किस में हेल्प करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो tRNA हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। और कैसे हेल्प कर रहा है बेटा? कैसे कर रहा है? ये कैरी कर रहा है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को। तो ये अमाइनो एसिड को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा टू द साइट टू प्रोटीन सिंथेसिस। तो कैरिंग अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। ये राइबोसोम तक क्या कर रहा है? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो कुल मिला के मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ tRNA। tRNA का क्या फंक्शन हुआ? तो tRNA का सिंपल सा आप एक लाइन में बता सकते हैं कि इट ब्रिंग्स और ट्रांसफर। आप ब्रिंग्स भी बोल सकते हैं या ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। तो इट ब्रिंग्स और ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू राइबोसोम। ये राइबोसोम तक क्या करेगा? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या करेगा? वो ट्रांसफर करेगा। और ये अमाइनो एसिड कहां से आए बेटा? ये कौन डिसाइड करेगा? तो mRNA के अंदर प्रेजेंट कोडोन्स डिसाइड करेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? दूसरी बात देखिए बेटा, कल हमने ये देखा था कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर क्या है? mRNA है। सपोज ये mRNA है। ये क्या है? mRNA। और mRNA में क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया AUG। तो ये AUG क्या है? ये कोडोन है। ये क्या है? कोडोन है। और ये कोडोन को, इस कोडोन का एंटी कोडोन किसके पास होता है? जैसे सपोज ए का क्या होगा? यू होगा। यू का क्या होगा? ए होगा। जी का क्या होगा? सी होगा। तो ये किसके पास है? ये पर्टिकुलर किसके पास है?
ये टीआरएनए के पास है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एमआरएनए जो होता है, ये एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए के पास कोडोन होता है, लेकिन इसका एंटी कोडोन, इसका क्या, इसका एंटी कोडोन, इसको क्या कहेंगे, एंटी कोडोन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटी कोडोन कहेंगे। वो किसके पास होता है, टीआरएनए के पास होता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? तो एक तो ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, क्योंकि अमाइनो एसिड को कोड करने का मीनिंग क्या है कि एमआरएनए के पास कोडोन्स हैं, तो उसके लिए कोड करके ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इट डिकोड्स एमआरएनए कोडोन्स। ये एमआरएनए के अंदर जो कोडोन्स होते हैं उनको डिकोड करता है। और दूसरा हेल्प फ्रॉम क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक जो अमाइनो एसिड है ये टीआरएनए ट्रांसफर करता जाएगा, टीआरएनए ट्रांसफर करता जाएगा। और इन टीआरएनए के बीच में क्या बनेगा, इन टीआरएनए के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाएगा अमाइनो एसिड के बीच में, तब जाके एक लॉन्ग चेन बनेगी जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि हेल्प टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड किसमें हेल्प कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस। तो हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो हम कहां तक पहुंच गए, ट्रांसलेशन तक पहुंच चुके। तो ट्रांसलेशन में प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए के अंदर कोडोन्स होते हैं, और एमआरएनए के कोडोन्स को रीड करके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कॉल किया जाता है, और इस अमाइनो एसिड को लाने का काम कौन करेगा, टीआरएनए करेगा। तो क्या आपको टीआरएनए का कंसेप्ट समझ में आया, टीआरएनए का कंसेप्ट समझ में आया? तो टीआरएनए क्या हेल्प कर रहा है, राइबोसोम तक वो टीआरएनए क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है। चलिए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है बेटा, हमको टीआरएनए के बारे में पता होना चाहिए। टीआरएनए के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए कि पहला, टीआरएनए जो है मोस्ट टाइम पे एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एडाप्टर मीनिंग का मतलब यह हुआ कि एमआरएनए के अंदर जो कोडोन्स है, उन पर्टिकुलर कोडोन्स को रीड करके किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की लैंग्वेज, मतलब अमाइनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। मतलब एमआरएनए की जो लैंग्वेज है, एमआरएनए के अंदर जो कोडोन के फॉर्म में लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को रीड कर प्रोटीन फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो क्या आपको यह बात समझ में आई? तो एडाप्टर का मीनिंग क्या हुआ, एडाप्टर का मीनिंग हुआ कि टीआरएनए क्या करता है, कनेक्ट करता है या करता है एडॉप्ट करता है। एडॉप्ट का मतलब कनेक्ट करता है, किसको, एमआरएनए को टीआरएनए के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब वो एंटी कोडोन के साथ कनेक्ट कर रहा है ताकि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या किया जाए, कोड किया जाए। तो ये एडॉप्ट और कनेक्ट द लैंग्वेज ऑफ एमआरएनए कोडोन्स। एमआरएनए के अंदर जो कोडोन्स की लैंग्वेज है उसको एडॉप्ट करके क्या करता है बेटा, लैंग्वेज ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन मतलब कौन, अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि टीआरएनए का क्या फंक्शन हुआ, टीआरएनए का क्या फंक्शन हुआ, और टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है? तो एडाप्टर मॉलिक्यूल कहने का मतलब यह है कि एमआरएनए के अंदर जो कोडोन्स होता है, उस कोडोन की लैंग्वेज को रीड कर वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है ताकि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा हम देखें तो एमआरएनए जो होता है, टीआरएनए जो होता है वो टिनी आरएनए होता है, मतलब सबसे छोटा आरएनए होता है। आपने आरआरएनए के बारे में पढ़ा है, आपने एमआरएनए के बारे में पढ़ा है। इन दोनों से भी छोटा होता है कौन, टीआरएनए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीआरएनए है वो टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, और इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 90 न्यूक्लियोटाइड जो है प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी इसको कह सकते हैं, दूसरा इसको टीनी आरएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 70 to 80 और 90 जो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये क्या है, शॉर्टर देन एमआरएनए एंड टीआरएनए। तो एमआरएनए से भी छोटा है, टीआरएनए से आरआरएनए से छोटा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टीनी आरएनए कहें। तो क्या आपको इनके नाम पता चले, क्यों इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्यों इसे टीनी आरएनए कहा जाता है, और दूसरी बात इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है, या इसी को हम कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं हम इसको
आरएनए भी कह सकते हैं। एस का मतलब क्या होगा? सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब क्या है बेटा? कंपेयर टू आरआरएनए और एमआरएनए ये क्या होता है? ये रिमेन सॉल्युबल इवन डाइल्यूट NaCl। ये क्या रहता है? रिमेन सॉल्युबल इवन इन, मतलब एमआरएनए और आरएनए की कंपेयर किया जाए, आरआरएनए का कंपेयर की जाए तो ये क्या करते हैं बेटा? ये जो स्पेसिफिक हम किसकी बात कर रहे हैं? टीआरएनए की बात कर रहे हैं। तो ये टीआरएनए जो होता है सॉल्युबल होता है, जबकि ये सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट डज नॉट प्रिसिपिटेट इजली। कौन? टीआरएनए आसानी से प्रिसिपिटेट नहीं होता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये इट डज नॉट प्रिसिपिटेट इजली, मतलब ये आरएनए, कौन सा आरएनए? आरआरएनए और एमआरएनए की तरह प्रिसिपिटेट नहीं होता। तो आपको बात समझ में आना चाहिए कि जो टीआरएनए है उसको हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, टीनी आरएनए भी कह सकते हैं और सोल्यूबल आरएनए भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्यों एडाप्टर मॉलिक्यूल क्या करेगा? एमआरएनए के अंदर कोडोन को कोड करेगा और अमाइनो एसिड को कॉल करेगा। दूसरा, सबसे छोटा होता है, 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए इसको टीनी क्या कहेंगे? आरएनए कहेंगे। और तीसरा सॉल्युबल होता है, ये NaCl के अंदर क्या होता है? वो आसानी से सॉल्युबल हो जाता है कंपेयर टू आरआरएनए और एमआरएनए। तो क्या आपको ये टीआरएनए का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टीआरएनए कैसे बना, इसका थोड़ा हम प्रोसेस समझते हैं। देखिए आपको पता है कि डीएनए होगा, हमारे पास क्या होगा? डीएनए होगा। तो डीएनए होगा 5 डेज, 3 डेज डीएनए होगा। यदि ये 3 डेज है तो इधर 5 डेज होगा। और आपको पता है कि आरएनए जब भी बनता है तो 5 प्राइम से किधर बनता है? 3 प्राइम में बनता है। तो ये क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रही होगी या ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा। और ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ तो ये क्या बना? आरएनए बना। अब इस आरएनए के अंदर ये छोटा आरएनए होता है बेटा, कैसा होता है? स्मॉल आरएनए होता है। तो इस स्मॉल आरएनए के अंदर क्या होता है? पर्टिकुलर कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है, जिसमें जो एडेनिन और यूरेसिल जो होता है इस टाइप से रिपीटेड कंडीशन में होते हैं। इसका मतलब मैं बताऊं तो यहां पर सपोज एडेनिन जो है वो बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। और कुछ डिस्टेंस पर जो है वो यूरेसिल क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि इस एमआरएनए इस आरएनए के अंदर क्या हो रहा है? ये पर्टिकुलर क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है एडेनिन का और किसका? यूरेसिल का। तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब ये वाला जो है वो इस वाले को अट्रैक्ट करता है, ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है, ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है और ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब अट्रैक्शन होने के कारण क्या हो जाता है? इनमें बेंडिंग हो जाती है और इस टाइप से स्टेम का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप से किसका फॉर्मेशन होता है? स्टेम का फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं ये है 5 डेज, तो ये है हमारा 5 डेज, ये 5 डेज से चला तो इस टाइप से क्या होगा? बेंडिंग हो गया। इस टाइप से क्या हो गया? बेंडिंग हो गया। अब देख रहे हैं यहां पर मैं यहां पर लिख सकता हूं ये डायरेक्टली, ये ए है, ए है, ए है, ये ए है। और यहां पर कौन ऐड हो जाएगा? यूरेसिल, 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 यूरेसिल। और इनके बीच में आपको बॉन्ड पता है, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन होता है? स्टेम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? स्टेम का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? स्टेम का फॉर्मेशन हुआ। तो आप ये देख पा रहे हैं ये क्या बन रहा है? स्टेम बन रहा है। ये क्या बन रहा है? स्टेम बन रहा है। ये क्या बन गया? स्टेम बन गया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जहां पर पेयरिंग नहीं हुई, जहां पर पेयरिंग नहीं हुई, ऐसा स्पेस या ऐसी जगह बच गई जहां पर कोई पेयरिंग नहीं हुई, कोई कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो लूप के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर ये लूप का फॉर्मेशन हुआ। ये किसका फॉर्मेशन हुआ? लूप का फॉर्मेशन हुआ। तो लूप का मीनिंग क्या हो, मतलब समझे हम? लूप का मतलब क्या हुआ? ये लूप का फॉर्मेशन हुआ। ये लूप के अंदर किसी भी टाइप का क्या नहीं हुआ? अट्रैक्शन नहीं हुआ न्यूक्लियोटाइड के बीच में। ये आप बात समझ गए होंगे। तो इस स्टेम को देखेंगे आप और इस लूप को आप देखेंगे तो स्टेम का मतलब क्या है? अट्रैक्ट द बेस पेयर। ये क्यों बना? स्टेम क्यों बना? स्टेम क्यों बना? अट्रैक्ट द बेस पेयर, अट्रैक्ट द बेस पेयर। और दूसरी बात करें तो लूप क्यों बना?
तो रिपल्सन ऑफ द बेस पेयर, क्योंकि यहां पर वो सिमिलर टाइप के अट्रैक्टिव जो करने वाले नाइट्रोजनस बेस नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टेम और जो लूप होते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? आर्म का मतलब क्या है? स्टेम भी है, एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ ट्यूब जैसे दिख रहा है, ये एक स्टेम है जिसमें इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। और ये लूप क्यों फॉर्मेशन हुआ? क्योंकि यहां पर कोई अट्रैक्शन वाला प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो टीआरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। आप देख रहे हैं ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। लेकिन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में क्या हो गया बेटा? यहां पर बेंडिंग हो गया। क्या हो गया? बेंडिंग हो गया। बेंडिंग अकर अब ये बेंडिंग क्यों हुआ? तो आप समझ रहे हैं ये बेंडिंग क्यों हुआ? इस बेंडिंग क्यों हुआ? बट डज नॉट रिमेन स्ट्रेट, ये हमेशा सीधा नहीं रहता है। ये हमेशा सीधा नहीं रहता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। तो मैंने अभी बताया ये बेंड हो जाता है, या मैं बोल सकता हूं ये फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। तो बेंड हो जाता है या फोल्ड हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो इसका मेन कारण क्या है कि कुछ नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, और ये पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस जो है क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्शन के कारण क्या हो जाता है? फोल्डिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? फोल्डिंग हो जाता है, या बोल सकता हूं बेंडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंडिंग हो जाता है, जिसके कारण लूप और जिसके कारण स्टेम और लूप का फॉर्मेशन होता है। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। तो ये क्लोवर लीफ के जैसा दिखाई जाता है, जो लॉन्ग होता है उसकी लीफ के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है। तो क्या आप समझ पाए? ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है बेटा, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि क्लोवर लीफ मॉडल जो होता है किससे रिलेटेड है? तो क्लोवर लीफ जो है वो टीआरएनए से रिलेटेड है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? तो ये बेसिक कंसेप्ट था किसका? टीआरएनए की स्ट्रक्चर का। तो मैंने बताया आपको कि एडेनिन और यूरेसिल की कुछ सीक्वेंसेस जो है रिपीट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंटरनल सीक्वेंस ये एमआरएनए के अंदर है। इस आरएनए के अंदर क्या है? कुछ इंटरनल सीक्वेंसेस हैं जो क्या होती है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ए जो है वो ए क्या करेगा? इस यूरेसिल के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। या यूरेसिल क्या करेगा? एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहते हैं। और नेचुरली जो होता है ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, और एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? बाइंड कर लेते हैं। और बाइंड करने के कारण क्या बन जाता है? स्टेम बन जाता है। तो क्या आपको टीआरएनए का ये कंसेप्ट जो है समझ में आया? क्या आपको टीआरएनए का जो कंसेप्ट है समझ में आया? बहुत इजी है बेटा, टीआरएनए को समझना है, टीआरएनए को समझना है। यदि टीआरएनए समझ गए तो ट्रांसलेशन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने एमआरएनए को ऑलरेडी जो है बहुत डिटेल में कंप्लीट स्टडी कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़े। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगेन मैंने बताया है कि ये 5 डेज, ये उसका 3 डेज, ये 3 डेज और ये 5 डेज। तो यहां पर क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो ये क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना, और ये आरएनए में क्या हो गया? बेंडिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया, क्योंकि कुछ नाइट्रोजनस बेस का क्या होता है? क्या हो जाता है? सीक्वेंस होता है जिनमें अट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण इस टाइप से क्या बन जाती है? सीक्वेंस बन जाती है। तो इसके पहले वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो ये मेरा 5 डेज एंड था, तो ये क्या हो जाएगा? 3 डेज एंड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये 5 डेज, ये 3 डेज हो गया। तो इस टाइप से ये पूरा लूप बन गया। तो ऐसे ऐसे आप यहां देखेंगे तो इस पूरे एमआरएनए, इस पूरे आरएनए के अंदर क्या होंगे? कुछ लूप्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किनका फॉर्मेशन हो जाएगा? लूप्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये लूप का फॉर्मेशन इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो स्पेशल पूछा जाता है। तो ये हमको याद रखना है। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये है 5 डेज, ये क्या है? ये है 5 डेज। हम यहां से स्टार्ट हुए, ये है हमारा 5 डेज का एमआरएनए का, ये 5 डेज है, ये 3 डेज है। और 3 डेज की तरफ आप देखेंगे तो एक छोटी सी सीक्वेंस होती है जिसको CCA कहते हैं। मोस्ट आईएमपी, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो टीआरएनए होता है उस टीआरएनए के 3 डेज एंड पर कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है? तो वो आप किधर जा रहे हैं? यदि इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो A
सी पढ़ेंगे, और यदि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सी ए पढ़ेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए, तो ये 5 डेज है। 5 डेज से चले तो ये स्टेम आया, और स्टेम से एक लूप मिला। तो ये किधर की साइड मिला? ये लूप हमको मिला 5 डेज एंड की तरफ। आप देख पा रहे हैं 5 डेज एंड की तरफ क्या मिला हमको? एक लूप का फॉर्मेशन मिला, एक लूप का फॉर्मेशन हमको मिला। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये स्टेम है, यहां से चले, यहां से चले। चले, इसको और अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूं, इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए, ये है 5 डेज, ये 5 डेज से स्टार्ट हुए, ये एक लूप बना, ये 5 डेज की तरफ है बेटा, याद रखना है 5 डेज की तरफ जो लूप होता है उसको DHU लूप कहा जाता है। क्या कहेंगे? DHU लूप कहेंगे। क्या कहेंगे? DHU लूप। बात समझ में आई? ये DHU लूप है। कौन सा लूप है? DHU लूप है। और उसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर ये आ गया सेकंड लूप। ये सेकंड लूप जो है वो एंटी कोडोन लूप होता है। क्या होता है? एंटी कोडोन लूप होता है। तो आप एंटी कोडोन लूप समझ गए होंगे कि जो mRNA के अंदर कोडोन होता है उस कोडोन का क्या होगा? अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, जिसको हम एंटी कोडोन कहेंगे। तो ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये एंटी कोडोन लूप है। और इस तरह से आप 3 डेज एंड की तरफ जा रहे हैं तो एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल लूप कहते हैं। इसका ज्यादा जो फंक्शन है अभी पता नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये वेरिएबल लूप है। ये कौन सा लूप है? वेरिएबल लूप है। और यहां से आगे बढ़े तो आपको एक फिर अगेन लूप दिख रहा है। ये लूप जो होता है टी साइज सी होता है। क्या होता है? टी साइज सी लूप होता है। तो आप समझ पा रहे हैं ये टी साइज सी लूप है। और इसके आगे जाएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? अगेन एक स्टेम मिल जाएगा। और ये स्टेम जो है, ये जो स्टेम है वो कहां तक पहुंच गया? 3 डेज एंड पर पहुंच गया। तो 3 डेज एंड पर आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर CAA, तो आप देख रहे हैं सबसे 3 डेज एंड पर क्या है? ए है। तो यहां पर ACC, बात समझ में आ रही है आपको? ACC जो है वो 3 डेज एंड पर प्रेजेंट है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसकी? tRNA की। तो tRNA में 5 डेज एंड से चले तो 5 डेज एंड से चले तो हमको DHU लूप मिला। फिर आगे बढ़े तो हमको एंटी कोडोन लूप मिला। और फिर आगे बढ़े तो एक छोटा सा लूप मिला जिसको हमने क्या कहा? वेरिएबल लूप कहा। और उसी से जुड़ा हुआ टी साइज सी लूप होता है। और इस तरह आगे बढ़े तो एक सीक्वेंस मिलेगी 3 डेज एंड पर जिसको ACC कहेंगे। ये केवल 3 डेज एंड पर होता है बेटा। तो ये हमको बात याद रखना है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? tRNA की स्ट्रक्चर हो गई। तो चलिए इसको थोड़ा हम समझने की और कोशिश करते हैं, क्योंकि ये देखा है हमने दे पेयर लाइक। क्योंकि ऐसा स्टेम क्यों बना? क्योंकि एडेनिन किसके साथ जुड़ गया था? यूरेसिल के साथ जुड़ता चले गया। तो इस टाइप से स्टेम बनता चले गया। स्टेम बनने के कारण लूप का फॉर्मेशन हो गया। स्टेम के बनने के कारण किसका फॉर्मेशन हो गया? लूप का फॉर्मेशन हो गया। स्टेम बनने के कारण किसका फॉर्मेशन हो गया? लूप का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्टेम का फॉर्मेशन के कारण क्या हो गया? लूप बन गया। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं। देखिए, टू मेक दिस डबल स्ट्रैंड स्टेम, आप देख रहे हैं ये इस पेयरिंग के कारण, इस अट्रैक्शन के कारण डबल स्ट्रैंड क्या बन गया? स्टेम बन गया। तो बिटवीन द पेयर्ड रीजन, जहां पर पेयरिंग हुई है, यहां पर पेयरिंग हुई है, यहां पर एडेनिन था, एडेनिन था, एडेनिन था, एडेनिन था, तो यहां पर यूरेसिल 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 क्या हो चुका है? वो पेयरिंग कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है वो इस टाइप से बॉन्डिंग हो चुका था, जिसके कारण स्टेम का फॉर्मेशन हुआ। तो इस पेयर्ड रीजन के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। सम न्यूक्लियोटाइड डू नॉट हैव मैचिंग पार्टनर्स। लेकिन यहां पर आप देख रहे थे, यहां पर एडेनिन था, यहां पर एडेनिन था, एडेनिन था, एडेनिन था, एडेनिन था, यूरेसिल 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 यहां पर था। लेकिन यहां पर किसी भी टाइप का पेयरिंग पार्टनर नहीं था। इसके कारण ये क्या हो गया? अनपेयर्ड रीजन जो होता है बल्ज के फॉर्म में बाहर निकल आया। एक बल्ज के फॉर्म में बाहर निकल आया, जिसको हमने क्या कहा? जिसको हमने लूप कहा। क्या कहा? लूप कहा। तो इसी तरह स्टेम और लूप दोनों को मिला के हमने क्या रिप्रेजेंट किया? इसको क्या कहा? आर्म कहा। तो क्या कहा? समझ में आया? आर्म का मतलब क्या है? स्टेम और लूप दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई किसकी? tRNA की।
चलिए, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि टीआरएनए की आर्म जो होती है उसके अंदर स्टेम होगा, लूप होगा, और ये मैंने बताया कि इसमें डीएचयू लूप होगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये डीएचयू लूप है। आप दूसरा आप क्या देख पा रहे हैं, एंटी कोडोन है जो एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा, तो आप ये एंटी कोडोन देख रहे हैं। तीसरा आपने टी साइज सी लूप देखा है, इसी को हम साइज सूडो यूरिडीन भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, साइज सूडो यूरिडीन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, साइज सूडो यूरिडीन कहेंगे। और यहां पर डीएचयू जो होता है वो डाईहाइड्रो यूरिडीन होता है, डाईहाइड्रो यूरिडीन होता है। तो डी डाईहाइड्रो यूरिडीन, क्या आपको ये बात समझ में आई? डीएचयू का फुल फॉर्म क्या होगा, डाईहाइड्रो यूरिडीन, और टी साइज सी का मतलब क्या होगा, क्या है बेटा, ये साइज सूडो यूरिन होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और एक लास्ट जो है वो एक्स्ट्रा वेरिएबल लूप होता है, जो एक छोटी सी स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गई होगी। और यहां पर 3 डेज एंड है जहां पर जो ACC जो है सीक्वेंस जो है बेटा प्रेजेंट है। तो क्या आपको टीआरएनए की स्ट्रक्चर समझ में आई, क्या आपको टीआरएनए की स्ट्रक्चर समझ में आई, और कौन कौन से लूप होते हैं ये हमको समझा। बेटा आपको एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इस टीआरएनए के अंदर जो आर्म है इसके अंदर अलग अलग टाइप के क्या प्रेजेंट है, लूप प्रेजेंट है। तो हर एक लूप का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और नीट में यही क्वेश्चन आएगा कि किस लूप का क्या फंक्शन है। तो चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम 5 डेज एंड की तरफ चले तो हमको क्या देखने को मिला, डीएचयू लूप मिला। तो ये डीएचयू लूप का काम होता है रिकॉग्निशन फॉर एंजाइम। देखिए मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से बनेगा, और अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए हमको बोन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और बोन के फॉर्मेशन के लिए हमको एंजाइम की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो यहां पर ये डीएचयू क्या करता है, एंजाइम, जो एंजाइम होता है उसके रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। किसके रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, एंजाइम का। वो एंजाइम क्या है, अभी हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि डीएचयू लूप का केवल इतना फंक्शन है, वो रिकॉग्नाइज करता है किसको, रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर एंजाइम। ये किसकी साइट को रिकॉग्नाइज करता है, एंजाइम की साइट को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा एंटी कोडोन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एमआरएनए के अंदर जो कोडोन्स हैं, सपोज यहां पर कोई एमआरएनए है, इस एमआरएनए के अंदर क्या लिखा हुआ है, AUG लिखा हुआ है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, यहां पर इसका अपोजिट क्या होगा, UAC होगा, जो क्या कर रहा है, एंटी कोडोन का वर्क कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एंटी कोडोन क्या करता है, रीड एमआरएनए कोडोन्स। एमआरएनए के अंदर जो कोडोन्स होता है उसको रीड करता है, एंड कंटेन द कोडोन। इनके अंदर क्या होता है, 3 नाइट्रोजन बेस वाला क्या होता है, कोडोन होता है। तो 3 बेसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए कोडोन। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई? तो एंटी कोडोन के अंदर क्या होगा, क्या होगा, एंटी कोडोन्स होंगे, सॉरी, ये एंटी कोडोन जो लूप है, इस एंटी कोडोन लूप के अंदर क्या होगा, एंटी कोडोन होगा। क्या होगा, एंटी कोडोन होगा। यहां पर क्या होगा, एंटी 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 कोडोन होगा। क्या होगा, एंटी कोडोन, एंटी कोडोन होगा। और ये एंटी कोडोन भी कितने बेस का होगा, 3 नाइट्रोजनस बेस का होगा। तो आप ये UAC देख पा रहे हैं, और एमआरएनए के अंदर क्या होगा, AUG होगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई? और लास्ट हमारा जो थर्ड वाला है टी साइज सी लूप होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये टीआरएनए बाइंड टू द राइबोसोम। टीआरएनए को बाइंड करवाता है कहां पर, राइबोसोम तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डीएचयू लूप है वो एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद हमारे पास जो एंटी कोडोन है वो एमआरएनए से बाइंड करेगा, और इसके बाद क्या करेगा, टी साइज सी जो होता है वो राइबोसोम को बाइंड करवाएगा, ताकि इस पे लार्ज सब यूनिट जो है आसानी से क्या कर जाए, बाइंड कर जाए। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई कि हेल्प टीआरएनए बाइंड टू राइबोसोम। तो टीआरएनए की ये जो साइट है, टीआरएनए की ये साइट जो है ये राइबोसोम के लिए है। ये किसके लिए है, राइबोसोम के बाइंडिंग के लिए है। और ये क्या है, एंटी कोडोन के लिए है, एंटी कोडोन को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या करेगा, एंजाइम के लिए है। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का कंसेप्ट समझ में आया होगा? और ये वेरिएबल जो होता है लूप प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो आपको 3 बातें ज्यादा याद रखना है कि
DHU जो होता है वो एंजाइम को रिकग्नाइज करवाता है और उसके बाद एंटी कोडोन जो होता है mRNA को रीड करता है और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करके आता है, और टी साइट सी जो होता है राइबोसोम को क्या करवाएगा, पर्टिकुलरली राइबोसोम को राइबोसोम पर टीआरएनए के क्या करवाएगा, बाइंडिंग करवाएगा। क्योंकि टीआरएनए क्या कैरी करके ला रहा है, टीआरएनए स्पेशल अमाइनो एसिड को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो ये कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इस सीक्वेंस को नहीं भूलना है जो 3 डेज एंड पर प्रेजेंट होती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए बेटा, ध्यान से देखना है। अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखी है वो ये वाले स्ट्रक्चर देखी है। क्या स्ट्रक्चर में देखा हमने कि इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये 5 डेज एंड है, 5 डेज एंड से हमारे पास DHU लूप है, ये 5 डेज एंड पर ही चल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम अभी कहां पर हैं, 5 डेज एंड पर हैं। ये 5 डेज एंड हुआ और ये 3 डेज एंड हुआ। तो अभी टीआरएनए के हम किधर चल रहे हैं, 5 डेज से 3 डेज एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर हमारे पास वेरिएबल लूप आया, फिर कौन आया, ये हमारे पास कौन आ गया, टी साइज सी आ गया, और फिर हम 3 डेज एंड की तरफ मूव करते हुए आगे बढ़ गए। चलिए, तो ये हमारा जो है एक टीआरएनए, और हमारे पास यदि देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, एमआरएनए। अब एमआरएनए की डायरेक्शन क्या होती है, तो 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन होता है। तो आप खुद सोचिए कि एमआरएनए के अंदर क्या होता है, एमआरएनए के अंदर होता है कोडोन। एमआरएनए के अंदर क्या है, एमआरएनए के अंदर क्या है, कोडोन। और एंटी कोडोन कहां पर है, एंटी कोडोन कहां पर है, तो एंटी कोडोन प्रेजेंट होता है कहां पर, टीआरएनए के पास। ये देखिए, ये है क्या, ये है टीआरएनए के पास एंटी कोडोन। ये क्या है, एंटी कोडोन। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या ये पेयरिंग होगी, क्योंकि ये भी 5 डेज है और ये भी 5 डेज है, और 5 डेज पेयरिंग पॉसिबल नहीं होता। केमिकली 5 डेज पॉसिबल नहीं होता। ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये भी उसका क्या है, 3 डेज एंड है। आप देख पा रहे हैं, ये 3 डेज एंड है, ये 3 डेज एंड है, ये 5 डेज एंड है, ये 5 डेज एंड है। तो 5 डेज एंड, 5 डेज और 5 डेज एंड की पेयरिंग नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टीआरएनए को 180 डिग्री पर क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। इस टीआरएनए को क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री पर क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री पर क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण 5 डेज की साइड पर देखिए क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। तो 180 डिग्री रोटेशन करने से क्या हुआ, 180 डिग्री रोटेशन करने से क्या हुआ, तो जिधर 5 डेज था उधर 3 डेज आ गया, ACC, और ये हमारा आ गया टी साई सी आ गया। उसके बाद वेरिएबल लूप आ गया। ये क्या है, वेरिएबल लूप है। हमने अभी देखा था वेरिएबल लूप यहां था, तो अब वो इधर आ गया, क्योंकि हमने 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया है। और हमारे पास ये आ गया है एंटी कोडोन लूप। ये क्या है, एंटी कोडोन लूप है। और फिर हम आगे बढ़े तो ये हमारे पास क्या आ गया, DHU। ये हमारे पास क्या आ गया, DHU लूप आ गया। और देन हमारे पास क्या आ गया, ये 5 डेज वाला आएगा। तो आपने देखा कि ये 180 डिग्री रोटेशन करने पर इनकी जो आर्म्स है, इनका जो लूप है, वो भी क्या हो चुका है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुकी है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पर तो एमआरएनए के अंदर 5 डेज है और यहां पर तो 3 डेज है, क्योंकि हमारे एमआरएनए के अंदर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज हमेशा एमआरएनए को 5 डेज से 3 डेज एंड में ही बनाता है। ये आप अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में समझ चुके हैं। तो एमआरएनए हमेशा 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होगा, 180 डिग्री रोटेशन किसका कर दिया, 180 डिग्री रोटेशन कर दिया हमने टीआरएनए का, जिसके कारण अब जो है वो टीआरएनए में भी अब इधर क्या आ गया, 3 डेज एंड आ गया, और इधर क्या आ गया, 5 डेज एंड आ गया। और अब ये पेयरिंग जो है इजी से क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो पाएगी। ये पेयरिंग आसानी से क्या हो पाएगी, कंप्लीट हो पाएगी। और इस टाइप से आरएनए टीआरएनए जो अमाइनो एसिड को लेके आया है, वो पहली बार यदि लेके आ रहा है तो इसके बीच में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि किस टाइप से इन टीआरएनए का रोटेशन होता है ताकि एंटी कोडोन बनाया जाए। क्या बनाया जाए, एंटी कोडोन। ये तभी जाके बाइंड करेगा, क्योंकि 5 डेज की पेयरिंग नहीं हो पाएंगी। तो ये बात अच्छे समझ गए होंगे। तो एंटी कोडोन ऑन टीआरएनए,
टीआरएनए के अंदर क्या होता है, ये टीआरएनए आप देख रहे हैं, टीआरएनए के अंदर क्या होता है, इस टीआरएनए के अंदर क्या होता है, एंटी कोडोन होता है। तो एंटी कोडोन को हमेशा किस डायरेक्शन में पढ़ा जाता है, एंटी कोडोन रीड 3 to 5 डायरेक्शन। आप समझ में आया, समझ में आया, ये 5 था, ये 3 था, पर ये पेयरिंग नहीं हो पा रहा था, तो इसको क्या कर दिया गया, फिर इसको क्या कर दिया गया, 3 से 5 कर दिया गया, 3 से 5 कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, 3 से 5 कर दिया गया। तो टीआरएनए को हमेशा 3 to 5 पढ़ा जाता है और एमआरएनए को 5 to 3 पढ़ा जाता है, यह बात आपको याद रखना है। तो एंटी कोडोन ऑन टीआरएनए, टीआरएनए के अंदर जो एंटी कोडोन है उसको 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में रीड किया जाता है, ये आपको बात याद रखना है, भूलना नहीं है। और एंटी कोडोन इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू कोडोन, और कोडोन का क्या होगा, एंटी पैरेलल। एमआरएनए की कोडोन की बात करोगे तो एमआरएनए के अंदर आपको अभी बताया मैंने कि एमआरएनए जो होता है, इस एमआरएनए के अंदर आपको कैसे रीड करना है, 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में रीड करना है, क्योंकि ये हमने टीआरएनए को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया है, एमआरएनए को रोटेट नहीं किया क्योंकि उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जो कोडोन होता है एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है और उसको हमेशा 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में पढ़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां से नीट का क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से नीट का क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्या नीट का क्वेश्चन बनेगा कि टीआरएनए को डायरेक्शन क्या होती है रीड करने की, टीआरएनए की होती है 3 डेज से 5 डेज आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। तो 180 डिग्री रोटेशन वाले में 3 डेज से 5 डेज हो गया, ये बात समझ में आ गई। और एमआरएनए को रीड करने की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन होते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप समझे कि एमआरएनए के अंदर क्या लिखा हुआ है, AUG लिखा हुआ है, एमआरएनए के अंदर AUG लिखा है, तो एमआरएनए इज ऑलवेज रीड बाय राइबोसोम इन 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में एमआरएनए को क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो क्या आपको ये बात समझ में आई टीआरएनए की, क्या आपको ये टीआरएनए की बात समझ में आई कि टीआरएनए का क्या कंसेप्ट है, किस तरह से फंक्शन करता है। तो चलिए अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये कौन सी आर्म है, ये कौन सी आर्म है, ये पहले ही बता दिया, ये 180 डिग्री रोटेशन की आर्म है। यहां पर हमको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ये DHU देखने को मिलेगा, यहां पर ये T psi C लूप देखने को मिलेगा, ये वेरिएबल लूप देखने को मिलेगा, और यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये एंटी कोडोन लूप है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहां पर क्या होता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है जिसको एंटी कोडोन कहते हैं। ये लूप एंटी कोडोन लूप है और उस लूप के अंदर प्रेजेंट सीक्वेंस जो है वो एंटी कोडोन कहलाती है। तो क्या आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, तो आरएनए कैन जॉइन ओनली इन वन डायरेक्शन, आरएनए को हमेशा केवल एक ही डायरेक्शन में ज्वाइन किया जा सकता है, वो है 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में। बात समझ में आई। तो कैन नॉट बी ज्वाइन 5 डेज से 5 डेज, ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि 5 डेज से 5 डेज ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, ये केमिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए 180 डिग्री को हमने क्या कर दिया, टीआरएनए को रोटेट कर दिया। तो द स्ट्रैंड कैन नॉट स्टे स्ट्रेट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 डेज टू 5 डेज ज्वाइनिंग इज केमिकली इम्पॉसिबल, केमिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और बिकॉज टीआरएनए बेंड्स बैक 180 डिग्री, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और दिस लूप बिकम एंटी कोडोन, ये लूप जो बन जाएगा एंटी कोडोन लूप बन जाएगा, विच हैज 3 एंटी कोडोन बेसेस, 3 एंटी कोडोन बेसेस जो एमआरएनए के अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल में होता है। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने टीआरएनए क्या है, टीआरएनए का क्या फंक्शन है और टीआरएनए की क्या स्ट्रक्चर है, उसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या लूप्स हैं, क्यों 180 डिग्री पर उसको रोटेट किया जाता है और किस तरह से ये फंक्शन करता है, किस डायरेक्शन में इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। चलिए, अब टीआरएनए की स्ट्रक्चर को यदि आप देखेंगे तो टीआरएनए की स्ट्रक्चर में हमने अभी जो पढ़ा वो 2D स्ट्रक्चर थी बेटा। ये क्या है, ये 2D स्ट्रक्चर है। ये कैसी स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है। ये कैसी स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहा हमने, ये मोस्ट टाइम पे ये याद रखना है, ये 2 डायमेंशनल
क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। तो हमने अभी जो पढ़ा वो टीआरएनए की स्ट्रक्चर है और 2D स्ट्रक्चर है, जिसको एक मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है। ये आईएमपी है, याद रखना है। और टीआरएनए लुक 3 लीफ क्लोवर प्लांट। डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस तरह से उसको, उसकी जो आर्म्स हैं या लूप जो है वो इस टाइप से रिप्रेजेंट हो रही है, इस टाइप से रिप्रेजेंट हो रही है, इसलिए उसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा। और इसकी जो 3D स्ट्रक्चर होती है, इसकी क्या होती है बेटा, 3D स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या दिख रही है आपको, 3D स्ट्रक्चर किस फॉर्म में दिख रही है, एल फॉर्म में दिख रही है। तो ये एल शेप स्ट्रक्चर में दिख रहा है 3D स्ट्रक्चर। तो आपको ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना है कि 2D स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ फॉर्म में होती है, मॉडल के फॉर्म में होती है, जबकि 3D स्ट्रक्चर जो होती है वो एल शेप में होती है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए जो समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। आप देख पा रहे हैं ये है 2D स्ट्रक्चर। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? 2D स्ट्रक्चर है, जहां पर क्या है, ये कौन सी आर्म हो गई, ये डी आर्म हो गई, DHU लूप हो गया, ये हमने अभी देखा था। ये एंटीकोडोन है, ये एंटीकोडोन लूप है, एंटीकोडोन लूप। और यहां पर क्या होगा, आप देख रहे हैं ये 3 ब्लू कलर वाले, ये क्या है, एंटी कोडोन है, ये कोडोन है और ये एंटीकोडोन लूप है। ये क्या है, एंटीकोडोन लूप है। ये बात समझ में आई? यहां पर ये देख रहे हैं आप एंटीकोडोन लूप, यहां पर आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको हम वेरिएबल आर्म कहते हैं, और ये बड़ी स्ट्रक्चर इस लूप दिख रही है जिसको हमने क्या कहा था, T-C कहा था। और इसी तरफ ACC जो है वो 3 डेज एंड पर प्रेजेंट है और ये उसका 5 डेज है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर मॉडल हो गया, जो 2D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इधर आप देख रहे हैं ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर है जो एल शेप में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा कि टीआरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नीट में यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आरएनए का कंप्लीट स्टडी कर लिया है, ट्रांसक्रिप्शन तक हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। चलिए गुड बाय, थैंक यू।